हेलो बच्चों। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो जेई एडवांस में पहले आ चुके हैं। देखना, सबसे पहले आप उन दोनों क्वेश्चन को चाहे तो आप आयोनिक इक्विलिब्रियम का बोल दो, आपकी मर्जी है। आयोनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट भी इनके अंदर थोड़े लग रहे हैं, और इक्विलिब्रियम में स्पेशली आप जैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन, या फिर आप बोले तो एसिड बेस टाइट्रेशन बोल दो, टाइट्रेशन। और इस क्वेश्चन को आप रेडॉक्स का भी बोल सकते हो। क्यों रेडॉक्स का बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे मेजरली जो अपने पास है वो एन फैक्टर वाली जो चीजें हैं वो यूज हो रही है। ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में कहाँ से उठाए गए क्वेश्चन है। मतलब देखो, आपको भी पता है एडवांस में सेम क्वेश्चन तो रिपीट होने नहीं है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होने हैं, तो हम लोग जो भी ये सीरीज देख रहे हैं इसके अंदर मैं बेसिकली क्या करने का ट्राई करूंगा कि एनसीईआरटी अपनी हो या कोई भी जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसमें कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो चीजें पहले से ही कवर करके रखो, तो वो चीजें आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी को देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लो, आराम से पढ़ना एक बार। ये स्टोक्योमेट्री का भी क्वेश्चन, जब आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो तो वहां पे ये सेम क्वेश्चन आपको स्टोक्योमेट्री वाले चैप्टर में मिल सकता है, जो मोल कॉन्सेप्ट जिसको आप बोल सकते हो। रेडॉक्स में भी सेम क्वेश्चन वो डाल के रखते हैं, कई बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऐड कर दे इसको। तो और एसिड बेस टाइट्रेशन जिसको आप बोल सकते हैं वहां पे भी यूज कर सकते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह वगैरह। एक बार क्वेश्चन को आराम से रीड आउट करना। कह रहा है इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4। सबसे पहले देखो KMnO4 के बारे में बात करी गई है। तो इंपॉर्टेंट चीज कुछ एक पॉइंट में आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलूंगा, कुछ होमवर्क होगा आपका। तो KMnO4 एंड KI। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है किस किस के बीच में, KMnO4 वर्सेस KI के बीच में। KMnO4 वर्सेस KI। अब देखो KMnO4 के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, KMnO4 में जो मैंगनीज है अपने पास, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज हियर इज +7। तो ये चीज आपको एक बार खुद से फाइंड आउट करनी है कि क्यों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही है। सिंपल सी बात, आपको पता है पोटेशियम पे +1 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो यू विल गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विल बी +7। ओके। It is reacting with Ki, that is potassium iodide, -1, this is +1. Okay. And after that, this is in weakly basic medium। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वालों यहाँ पे। वीकली बेसिक मीडियम लिखा है। अब देखो, अब देखना क्या लिखा है अपने पास। वीक, ये जो रिएक्शन है ये वीक बेसिक मीडियम के अंदर हो रही है। वीक बेसिक मीडियम के अंदर हो रही है। तो वीक बेसिक मीडियम के अंदर अपने को पता है कि यहाँ पे MnO2 प्रोडक्ट में जनरेट होगा। अब कैसे? भाई ये कैसे बोल दिया मास्टर ने कि MnO2 बनेगा, साथ में अपने पास I2 जनरेट होगा। अब अगर आपको ये रिएक्शन पता ना, उसके बाद तो बस चुटकियों का खेल है। तो ये मैंने कैसे फिगर आउट कर लिया कि MnO2 प्लस I2 बनेगा। तो जो मुझे पता है वो आपको भी पता होना चाहिए। आइए सुनते हैं, समझते हैं। तो आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ। जैसे हम लोग जनरली क्रिकेट खेलते भी हैं और क्रिकेट देखते भी हैं। तो आपने एक टीम का नाम सुना होगा, बांग्लादेश, अपना पड़ोसी देश है जो अपने से ही अलग हुआ हुआ है। तो बांग्लादेश को जब भी आप क्रिकेट देखते हो या और कोई भी गेम देखते हो, तो आप देखना उनका शॉर्ट में VAN इतना ही लिखा हुआ मिलता है। तो VAN अपने पास एक शॉर्ट टर्म है बांग्लादेश की। तो ऐसे समझो, एक बार बांग्लादेश की टीम खेल रही थी और उन्होंने 153 रन का स्कोर दिया, टारगेट दिया किसी सामने कोई, लेट अस सपोज इंडिया थी अपने पास। तो 153 का टारगेट दिया। तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, BAN 153, मतलब बांग्लादेश ने रन बनाए 153। सो व्हाट डू यू मीन बाय BAN 153? सो लेट अस लुक एट हियर। B stand for basic medium। B stand for basic medium। This is basic medium। B stand for basic medium। What is the meaning of A? A stand for acidic medium। Acidic medium। What is the meaning of N? So the meaning of N here is neutral medium, neutral medium, or you can say neutral medium, or you can say faintly basic। So you can say faintly basic or slightly basic or weakly basic। यू कैन से न्यूट्रल मीडियम, या फिर अपने पास लिखा हुआ मिल सकता है फेंटली बेसिक। फेंटली बेसिक
देखो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में यही कुछ टर्म्स आपको यूज होंगी। तो फेंटली बेसिक या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है वीक बेसिक। वीक बेसिक, इन तीनों में से कोई एक नाम देखने को मिलेगा। अब ये 153 क्या है भाई, ये भी बता दो जरा। तो 153 है अपने पास एन फैक्टर्स, ये है एन फैक्टर्स। एन फैक्टर्स, एन फैक्टर या जिसको आप वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल गया। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। बेसिक में अपने पास एन फैक्टर होता है KMnO4 का 1, एसिडिक में होता है आपके पास एन फैक्टर 5, और न्यूट्रल मीडियम में आपके पास एन फैक्टर होता है 3। तो बेन 153 आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब शुरू करते हैं आगे की बात। तो अपने पास यहाँ से हमें क्वेश्चन दे रहा था कि वीकली बेसिक मीडियम है, और वीकली बेसिक मीडियम के अंदर अपने पास एन फैक्टर कितना होगा, बताओ जरा कितना होगा। तो एन फैक्टर अपने पास होगा 3, बिकॉज वीकली बेसिक मीडियम है। अब एन फैक्टर 3 का मतलब क्या हो गया, एन फैक्टर आपने पक्का ही आपने पढ़ा होगा। एन फैक्टर अपने पास होता है, एन फैक्टर अपने पास होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डेल्टा ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम जो चेंजिंग में जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नंबर ऑफ एटम्स जो चेंजिंग में जा रहे हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हम क्लियर कट देख सकते हैं कि Mn को +7 से किस में जाना पड़ेगा अगर उसको एन फैक्टर 3 करना है। बिकॉज ये मेरे को पता चल गया कि फ्रंटली बेसिक या स्लाइटली बेसिक में एन फैक्टर 3 होगा। तो एन फैक्टर 3 करने के लिए Mn को +7 से +4 में डेफिनेटली जाना पड़ेगा, और +4 के अंदर हमें पता है मैंगनीज का जो ऑक्साइड है वो MnO2 होगा। तो यहाँ पे Mn+4 में। तो क्लियर कट हमें डायरेक्टली भी ध्यान है कि एन फैक्टर यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में विल बी 3। सो KMnO4 का एन फैक्टर मेरे को मिल गया 3। नाउ वो आगे पूछ रहा अपने अपने से व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। ओके, दैट मींस दूसरे बारे में बात कर रहा हूँ I2 के बारे में। अब I2 के नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता होगा जब भी आप कोई एक रिएक्शन लिखते हैं तो कोई एक अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन के अंदर चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, अपने पास जनरली जनरली क्या मतलब, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो अपने पास है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो इक्वल रहते हैं। इक्विवेलेंट जो वर्ड है ना, इसकी फीलिंग ही अपने पास इक्वल वर्ड से जनरेट होती है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपने पास बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ओके, दैट मींस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 will be equal to will be equal to number of equivalent of I2, equivalent of I2। ठीक है जी। अब इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो इम्पोर्टेंट जेई का एस्पायरेंट हो या नीट का हो, सब चाहे आप अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं मोल इनटू में एन फैक्टर। सो मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4, मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ I2, मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ I2। ओके, yes। So in the case of KMnO4 mole, here is given 4 mole of KMnO4 consumed. It is given 4 mole of KMnO4 consumed. That means 4 mole of KMnO4. Okay, fine. N factor of KMnO4. You can clearly see here the N factor of KMnO4 in slightly basic और neutral medium is 3। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं 7 से 4 में चेंज का कितने का हो गया, 3 का, और चेंज 3 का हो गया। Mn आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे एक ही Mn है। So n factor will be 3. Okay, cool. Now it is equal to number of moles of I2. So we have to find out the value of number of moles of I2 multiply by n factor for I2. So you can clearly see here n factor for I2। I2 के लिए n factor कितना आ जाएगा, तो I2 के लिए n factor यहाँ पे अपने पास I2 यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे -1 में, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 में। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 to -1, 1 का चेंज है। और कितने आयोडीन है यहाँ पे, आपको जनरली ये देखना होता है कितने एटम है यहाँ पे, तो 2 आयोडीन है। सो एन फैक्टर फॉर I2, इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, चेंज अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का है और 2 यहाँ पे आयोडीन है, तो एन फैक्टर हो गया 2। दैट मींस एन फैक्टर ऑफ आयोडीन इज 2। दिस इज मोल ऑफ I2। so you can clearly see here number of moles of I2 will be equal to 12 by 2, that is 6। so it is very easy, very simple question, answer will be 6। तो इसका फाइनल आंसर अपने पास आ गया 6। ओके, बहुत बढ़िया।
फाइनल आंसर वी विल गेट 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल। आपके पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इक्विवेलेंट मोल इनटू एन फैक्टर होता है, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, KMnO4 के बारे में आपको पता होना चाहिए, KMnO4 का बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर एन फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, कहां से कहां हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा ये बेन 153 जो बताया, इसमें एक आधे पॉइंट और मैं आपको ऐड ऑन करके बता देता हूँ। देखना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट और ऐड करके बता देता हूँ। तो पॉइंट क्या अपने पास, ध्यान से सुनना। तो पॉइंट है आपके पास कि जो बैन 153 है, देखो मेरा मकसद सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कराना नहीं है, क्वेश्चन के आगे पीछे के सारे कॉन्सेप्ट बताना है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे इसी कॉन्सेप्ट पे कोई अदर क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर पाए। तो मैंने बताया बैन 153, दैट मीन्स बेसिक मीडियम मैन फैक्टर है 1, एसिडिक मीडियम मैन फैक्टर 5, और न्यूट्रल मीडियम में 3। ये कहीं भी नहीं लगा देना आप, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास वैलिड है फॉर KMnO4। किसके लिए वैलिड है? KMnO4, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, ठीक है जी। मतलब अब देखो, KMnO4 अगर आपके पास है, KMnO4 अगर है, और इसको एसिडिक मीडियम में किसी, मतलब ये आपको पता है बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एसिडिक मीडियम है। तो KMnO4 को जब आप ट्रीट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, सो ये अपने पास Mn+2 में कन्वर्ट होगा। भाई Mn+2 में, क्योंकि हमें याद रखना है कि आपके पास एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है? 5। अगर एन फैक्टर आपको 5 करना है तो 7 से किस में जाएगा ये? 7 से किस में जाएगा? +2 में, तभी तो एन फैक्टर कितना होगा? 5। यस, ओके। अनदर पार्ट, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि KMnO4 अगर बेसिक मीडियम में है तो बेसिक मीडियम में आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऊपर लिखा हुआ भी देखो, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर कितना है? 1। तो बेसिक मीडियम में अगर एन फैक्टर 1 है, दैट मीन्स ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? तो +6 से डेफिनेटली +7 में, सॉरी +7 से +6 में जाना पड़ेगा। तो +6 में आप ध्यान रखना, ये MnO4 2-, MnO4 2-, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो K2MnO4, 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 ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज KMnO4, ये अपने पास बेसिक मीडियम में था, OH- में, ठीक है। एंड वीकली बेसिक या फेंटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम, या फिर न्यूट्रल मीडियम, इन तीनों में से कोई भी आपको वर्ड दिखे, वीकली बेसिक, फेंटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम, इन तीनों में से कोई भी वर्ड दिखे, आप सिंपल सीधा साधारण क्या कर देना, क्लियर कट आप क्या कर देना, KMnO4 को किस में कन्वर्ट करा देना? KMnO4 को आप कन्वर्ट करा दोगे, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर आपको 3 बनाना है, तो दैट मीन्स MnO2 में कन्वर्ट करा देना। अब आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आपके लिए होमवर्क क्या देखना, आपके लिए होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड आउट द कलर ऑफ KMnO4। आपको पता है KMnO4 का कुछ कलर आता है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट ये भी बताना आपको, यहाँ पे देखो, जब वीकली बेसिक मीडियम में आपके पास MnO2 जनरेट कर रहा है, तो क्या MnO2 का भी कोई कलर है? ठीक है, और बीच में जैसे Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है KMnO4 में, Mn+7 में, फिर Mn जब +2 में होता है, या फिर Mn आपके पास +6 में है, या फिर Mn आपके पास +6 में है, जैसे Mn की कौन से में +6 में, तो अपने पास है MnO4 2-, MnO4 2-। तो आपको मेरे को फाइंड आउट करके बताने हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है, जब भी आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखते हैं, आपको बताना है इन सब के कलर क्या होंगे। यू हैव टू फाइंड आउट द कलर ऑफ ऑल दीज कंपाउंड। ओके, चलो, बढ़िया। सो इस क्वेश्चन का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, इसके इधर लेफ्ट राइट सारे टाइप की थ्योरी मैंने आपको बता दी। चलो, और इस पे और क्या पूछा जा सकता है? बेसिक, अगर आपको न्यूट्रल मीडियम में स्लाइटली बेसिक में दे रखा है, तो आपकी बार या फिर कई बार आपको एसिडिक में पूछ सकता है, और न्यूट्रल में पूछ सकता है, ये सब पॉइंट हो सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उनके इधर उधर के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, एक बार पढ़ना अच्छे से। 5 ml ऑफ 0.10 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। तो सबसे पहले तो मेरे भाई आपको ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऑक्जेलिक एसिड अपने पास होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, फिर इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा मेरे साथ C डबल बॉन्ड O OH। ये आपके पास ऑक्जेलिक एसिड, ओके। अब ऑक्जेलिक एसिड अपने पास है कितना, तो एक बार आराम से देखो कितना है। ऑक्जेलिक एसिड मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 5 ml, 5 ml, कोमा
0.1 मोलर। ये गिवन है मेरे को 5 ml, 0.1 मोलर। ओके, तो क्लियर कट मेरे को इतना दिख रहा है कि मैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से मोल निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरे पास उसने दे रखा है कि ये आपके पास एक कोनिकल फ्लास्क। देखो, अगर आप 11th या 12th में जब अपने लैब रिपोर्ट वगैरह बनाते हो तो वहां पे सारी चीजें आती है, एसिड बेस टाइट्रेशन। अभी दिखाऊंगा एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। एकदम जो एनसीईआरटी का लैब मैनुअल आप चेक करोगे गूगल पे, वहां से उठाया गया क्वेश्चन है। तो देखो, कोनिकल फ्लास्क के अंदर इसको टाइट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट। टाइट्रेट अगेंस्ट का क्या मतलब है? मतलब हमारे पास कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपके पास ऑक्जेलिक एसिड और बाहर से ऊपर से ब्यूरेट के थ्रू, अपने पास ब्यूरेट के थ्रू हम लोग NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये अपने पास वीक एसिड के अंदर, वीक एसिड आपके पास एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर, वीक एसिड के अंदर आप बाहर से क्या ऐड कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड के अंदर आप बाहर से ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये अपने पास टाइट्रेशन है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बाहर से हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग फेनोल्फथालीन इंडिकेटर, आप अगर देखोगे लैब मैनुअल अपने बोर्ड का, तो वहां पे डेफिनेटली इसके बारे में आपको रिटर्न मिलेगा। अभी मैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट पे दिखा दूंगा। फिर लिखा हुआ द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। NaOH का वॉल्यूम पूछा है, चलिए जी। फॉर द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर। अब देखो पिंक कलर कैसे आया होगा उसके बारे में बात कर रखी है। कंप्लीट जब रिएक्शन होती है, पिंक कलर कहाँ से आएगा? वो इंडिकेटर की हेल्प से आता है, फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन का बेसिक मीडियम में पिंक कलर होता है, वो उसके बारे में बताऊंगा। पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, सिर्फ आंसर तक पहुंचना अपना टारगेट है। इस टेबुलेट, तो वो अपने पास जो वॉल्यूम है NaOH का वो टेबुलेट करा हुआ है, मतलब टेबल बना के आपको दे रखी है, ठीक है। बिलो फॉर 5 एक्सपेरिमेंट, ये 5 डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। फिर लिखा व्हाट इज द कंसेंट्रेशन, या फिर जो आप बोलो मोलरिटी। मतलब मोलरिटी मतलब आपको मोलर में निकालना है, जनरली मोल पर लीटर। मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर में निकालना है। यहीं पे कंसंट्रेशन, अब देखो ये भी क्यों लिखा है उसने, इसके पीछे भी रीजन है। देखो कोई भी ना चीज ऐसे नहीं लिखती है। ये कंसंट्रेशन अगर नॉर्मली कंसंट्रेशन लिखा हो ना, तो पता है वहां पे क्या किस में पूछता है? वो पूछता है ग्राम पर लीटर में। अभी मैं आपको लैब मैनुअल दिखाता हूँ। तो उन्होंने मेंशन कर दिया, आपको मोलरिटी बोले तो मोल पर लीटर में बता। मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर में आपको आंसर रिपोर्ट करना है, ठीक है जी, ऑफ द NaOH सॉल्यूशन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट एनसीईआरटी उस पर लेके चलता हूँ। देखा तो ये देखो, हाँ देखो, आई थिंक आपको ये विजिबल होगा, आई होप सो। फुल स्क्रीन कर देता हूँ एक बार, देखना। ये अगर आपको वेबसाइट भी दिख रही है तो देखो, अब ये तो यहाँ पे ही आ रहा है। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट देखोगे, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट है, चलो पीछे करके दिखा देता हूँ आपको। दिस इज टाइट्रेमेरिक एनालिसिस, ये www.ncrt.nic.in, क्लास 11th, ठीक है। अब आप, वो तो आपकी गलती है ना, आप जाते ही नहीं है लैब में, तो आपको पता नहीं होगा। अब देखो दिखाता हूँ, कोई इधर उधर से नहीं दे रहा चीजें। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। टाइट्रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। आप कहोगे तो ये लिंक में डाल दूंगा। बाकी यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं टाइट्रामेट्रिक, जैसे आप लिखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन लैब मैनुअल, तो आपको ये मिल जाएगी, सबसे ऊपर यही मिलने वाली है, ठीक है। हाँ, अब देखो सब कुछ रिटर्न है इसके अंदर। डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट, अपने पास जब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो भी आप बोलते हो, और इंडिकेटर वगैरह यूज करते हैं। अब देखो जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर इन्होंने यूज करा है, लिखा हुआ है एसिडोमेट्री या एल्कलाइनमेट्री, अपने पास मोलरिटी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन लीटर, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, सब कुछ रिटर्न है यहाँ पे, सब कुछ रिटर्न है। तो अब देखो, इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन, इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन में पहला ही अपने पास है फिनोल्फथालीन, ठीक है। पहला इंडिकेटर है फिनोल्फथालीन। तो फिनोल्फथालीन को जनरली हम लोग यूज करते हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में, और भी कहीं पे भी यूज होता है। इंडिकेटर का यूज किस बेसिस पे करते हैं, वो सब चीज भी मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तो उसमें बता दूंगा आपको इंडिकेटर्स के कौन सी कंडीशन में कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होता है। वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है, ऐसे नहीं कि कहीं भी कोई भी इंडिकेटर काम मिलेगा। अब देखो फिनोल्फथालीन, फिनोल्फथालीन को इन्होंने क्लियर कट आपको दिखा रहा है HPH, मतलब ये अपने पास शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं जब ये अपने पास वीक एसिड है। तो वीक एसिड है तो H+ और pH- में ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होता है तो आयोनाइज पिंक कलर का होता है। क्वेश्चन में रिटर्न भी है ना, अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन को, वहां पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वो कह रहा पिंक कलर का परमानेंट हो जाएगा, वही चीज पूछी थी। ये अपने पास इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है,
ये आपके पास अनआयोनाइज्ड फॉर्म है किसकी, फिनोप्थेलिन की। और जब फिनोप्थेलिन को आप बेसिक मीडियम में ट्रीट कराते हो, बाहर से बेसिक मीडियम में तो ऐड कर रहे हैं हम तो उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म में जाता है और पिंक कलर अपीयर होता है आपके पास, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम ही अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। ये सब कुछ रिटर्न है आपके पास। अब देखो, ये बेसिक NaOH वाली टाइट्रेशन यहाँ पे दे रखी है, देखो लेब में मिथाइल ऑरेंज भी दे रखा है, इसके बारे में अभी नहीं देखते हैं ज्यादा। इंडिकेटर की चॉइस, कैसे इंडिकेटर को सेलेक्ट करते हैं, वो सब भी इसमें रिटर्न है। तो आप कहेंगे तो इस पे मैं अलग से बना दूंगा अगर आप पूछ चाहेंगे तो। हाँ, अब देखो थ्योरी, एक्सपेरिमेंट 6.1, ये एक्सपेरिमेंट आपका एनसीईआरटी का, कहीं अलग से नहीं है, डायरेक्टली उठा के जेई वालों ने पूछ लिया है। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट 6.1, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसेंट्रेशन, सेम चीज है देखो, concentration of a given sodium hydroxide solution by titrating it against a standard solution of oxalic acid। आपके पास स्टैंडर्ड, देखो थोड़ा थोड़ा मैं मीनिंग बताता हूँ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का क्या मतलब है? दैट मीन्स आपने ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसकी कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। बाहर से आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। ये सब आपको देखना है। सो इन द टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब कुछ रिटर्न है। एक बार न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, एंड पॉइंट, वो सब लिखा हुआ अपने पास। और ये पीएच का कर्व कैसे आएंगे वो सब भी मैं कभी डिस्कस कर दूंगा, एंड पॉइंट। अब देखो आप क्लियर कट, ये देखो जब रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन ये एनसीईआरटी में आपको क्लियर कट दे रखी है, ऑक्जेलिक एसिड है। और रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, NaOH के साथ। हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड के अंदर दो H प्लस है, एक तो ये और एक ये। तो NaOH अगर जब आप बैलेंस रिएक्शन इस तरीके से लिखेंगे तो सोडियम ऑक्जेलेट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपका यूज होता है वो देखना जनरली। अब वो चीज भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे उन्होंने मोलेरिटी क्यों लिखा था कि कंसंट्रेशन आपको मोलेरिटी में बताते हैं। जब आप लैब मैनुअल अपना पढ़ते हो तो वहां पे अपने पास इन दिस टाइट्रेशन फिनोल्फथालीन HPH इज यूज एज एन इंडिकेटर। HPH फिनोल्फथालीन को हम लोग इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड इन ग्राम पर लीटर। जनरली हम लोग मोल पर लीटर में कैलकुलेट नहीं करते हैं, ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए जो जेई वाले हैं इन्होंने सोचा कि चलो बच्चों को टेंशन नहीं देते हैं, इन्होंने लैब मैनुअल में अपना ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि भाई तुम्हें ग्राम पर लीटर नहीं, तुम मोल पर लीटर ही बता दो, ज्यादा टेंशन नहीं देता है तुमको। तो इसीलिए ये सब कुछ इन्होंने लिखा है। चलो, अब देखो आगे क्या लिखा है। तो फॉर्मूला इस तरीके से, हमें पता है कि अपने पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे अगर एसिड और बेस का एंड पॉइंट पे क्या होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे। इक्विवेलेंट क्या होता है आपके पास, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। और नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, मोलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कहाँ से क्या पूछा, देखो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ इतना वॉल्यूम ऐड करना है। तो ये लैब मैनुअल आप जरूर पढ़ना। आप कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा इसका, और अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ इधर भाई, बहुत बहुत एनसीईआरटी का मतलब ऐसे ही नहीं है, बहुत बढ़िया चीजें लिखी हुई है। चलो, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजें। तो इसकी रिएक्शन जब हम लोग NaOH के साथ कराएंगे, जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा अपने पास, कुछ नहीं, COO Na, बिकॉज H प्लस तो चला जाएगा, इसका होल टू ऐसे दो यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी और प्लस H2O साइड में निकल जाएगा। अब देखो, एक तरीका तो, यहाँ से दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरीका तो आप मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प ले लो, क्या मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प ले लो। दूसरा तरीका है आप बिना मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ज्यादा इजी होगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, अगर एंड पॉइंट पे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, चाहे वो वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग हो। अब देखो NaOH तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो वो तो कंप्लीट रिएक्शन करता जाएगा जब तक आप डालते जाओगे जबरदस्ती। आई नो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अपने पास ये तो वीक एसिड है, भाई क्या हुआ, वीक एसिड है तो वो तो स्ट्रॉन्ग है ना। तो जब तक आप NaOH डालते जाओगे रिएक्शन होती जाएगी, वो जबरदस्ती H प्लस निकालता जाएगा NaOH। तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट अपने पास बराबर आ जाएंगे, ठीक है जी, ओके। अब इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी, वॉल्यूम, इन सब की बात करी हुई है। देखो इक्विवेलेंट लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपके दिमाग में सेम क्वेश्चन आएगा कि सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो आपने इक्विवेलेंट को मोल इंटू एन फैक्टर लिखा था, इक्विवेलेंट क्या लिखा था मैंने, मोल इंटू में एन फैक्टर। और अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इक्विवेलेंट को आप क्या लिख दो, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। बिल्कुल भाई, दोनों चीजें लिखी जा सकती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को बताएंगे कि इक्विवेलेंट को कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग से कुछ देख लेंगे। बट अभी के लिए आप ध्यान रखना, इक्विवेलेंट को यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। चलो जी,
तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। ओके, ठीक है। अब नॉर्मलिटी को आपको पता, आप लिख सकते हो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी को वी कैन राइट इट लाइक एज मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड will be equal to molarity into volume into n factor of base. Yes, this is fine. So molarity यहाँ पे आप देखेंगे, देखो ऑक्जेलिक एसिड, एसिड के बारे में गिवन है 0.1 मोलर और वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 5 मोलर। अब बात आती है एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर आपको क्लियर कट रिएक्शन से दिख रहा है कि हमें इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्जेलिक एसिड है उसके अंदर 2 H प्लस है और दोनों के दोनों यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। तो एन फैक्टर फॉर ऑक्जेलिक एसिड विल बी 2। देखना इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। एन फैक्टर अगर आपने गलत कर दिया तो आंसर यहाँ पे गलत आएगा। सो एन फैक्टर फॉर ऑक्जेलिक एसिड, ये अपने पास किसके लिए है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए। तो हमें क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि अपने पास ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड के 2 H प्लस यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स आप देखो, अब आप एक एक चीज दिमाग में आएगी, सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो आपने एन फैक्टर निकालने के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम जो चेंजिंग में जा रहे हैं, भाई अलग अलग चीजें है ना, वो रेडॉक्स रिएक्शन सिंपल है और यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन हो रही है। तो एसिड बेस रिएक्शन के अंदर अपने पास कितने H प्लस कंज्यूम हो रहे हैं या कितने OH माइनस, बेस के लिए कितने OH माइनस कंज्यूम हो रहे हैं, ऐसे देखते हैं हम लोग एन फैक्टर। तो आप लिख लेना, एक नोट लिख के, एसिड बेस टाइट्रेशन अगर आपके पास है और एसिड है कोई, तो किसी रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कितने H प्लस कंज्यूम हो रहे हैं या फिर OH माइनस कंज्यूम हो रहे हैं, एसिड के लिए H प्लस और बेस के लिए OH माइनस कितने कंज्यूम हो रहे हैं, वो आपके पास होगा एन फैक्टर। चलिए आगे चलते हैं। तो इतना मैंने लिख दिया। अब यहाँ से आप आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से आगे देखते हैं। देखो, तो मोलरिटी मेरे पास एसिड की दे रखी है 0.1 मोलर, आगे लिखता हूं मैं। तो मोलरिटी मेरे पास एसिड की दे रखी है 0.1 मोलर। एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, करते हैं। चलिए ऐड कर देता हूं। तो क्वेश्चन में मेरे को एसिड की मोलरिटी जो है ना 0.1 मोलर, चलिए लिखते हैं। तो 0.1 मोलर, यस, इनटू वॉल्यूम। आप एक चीज देखो, वॉल्यूम से ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम अपने पास ऑक्जेलिक एसिड का वो ml में दे रखा है और NaOH का भी वॉल्यूम किस में दे रखा है, ml में। तो दोनों ml में, तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आप आप इक्विवेलेंट इक्वल करना चाहते हैं। तो मोलरिटी इनटू जो एन फैक्टर है इनटू वॉल्यूम है, यहाँ पे अपने पास मोलरिटी इनटू वॉल्यूम आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मिली मोल आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वॉल्यूम दोनों तरफ सेम है, इधर भी अपने पास वॉल्यूम जो है ml में और इधर भी वॉल्यूम किसमें, ml में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम मेरे पास हो गया 5 ml, ये अपने पास 5 ml इनटू एन फैक्टर। देखो मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्जेलिक एसिड के लिए 2 होगा, सो एन फैक्टर विल बी 2 इक्वल टू मोलरिटी अपने पास है NaOH सॉल्यूशन की मोलरिटी यू हैव टू फाइंड। तो मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड इनटू वॉल्यूम, NaOH सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब बात देखो वॉल्यूम पे आगे फंस जाती है। अगर आप लैब मैनुअल अच्छे से पढ़ोगे और आप लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एन सॉरी वॉल्यूम क्या लेना आपको NaOH का। तो देखो दो तीन बातें होती है। एक तो जनरली आप अगर आप लैब में करोगे तो जनरली आप इन सब के वॉल्यूम का एवरेज ले लिया, या फिर अगर आपने ध्यान से सुना हो तो बार बार आपसे टीचर एक्सपेरिमेंट कराता है और एक जो बार बार वैल्यू रिपीट होती है ना, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, इसलिए इन्होंने ये डाटा दिया आपको। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, दिस इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, दिस इज द मोस्ट रिपीटेड। आपको यहाँ पे और कुछ गिवन नहीं है, बस डाटा दे रखा है। तो डाटा में जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ बेस, वही आपके पास वॉल्यूम लेना है बेस का, मतलब न्यूट्रलाइजेशन या एंड पॉइंट पे जो वॉल्यूम लेना है वो आपको यही लेना है, ठीक है। चलो, तो दैट मीन्स 9 ml लूंगा मैं वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, 9 ml क्यों लिया समझना। जब आप लैब मैनुअल या लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो अपने टीचर से पूछोगे, अगर आप अभी 11th में हो तो पक्का पूछना उनसे कि सर यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वही आप क्यों, मतलब क्यों लेते हैं, या फिर क्योंकि मतलब मोस्ट ऑथेंटिक वैल्यू है ये समझा जाता है कि अपने पास यहीं पे न्यूट्रलाइजेशन या एंड पॉइंट आ रहा होगा, बिकॉज तभी आपके पास बार बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो ये 9 ml वाली वैल्यूज आ रही है। तो मैंने लिया वॉल्यूम अपने पास 9 ml किसका, बेस का, ठीक है। चलो, ये 5 ml था।
और एन फैक्टर, अब देखो NaOH में अपने पास एक ही OH माइनस है, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका 1। तो यहाँ पे एन फैक्टर आप लिख देंगे कितना 1। चलो, तो मोलरिटी मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो दिस इज 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 10 दैट इज 10/9, 10/9। ओके, तो 10/9 अगर आप करेंगे, सॉरी 10/9 नहीं, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9 अगर आप करेंगे तो पहले अपने पास 1 टाइम जाएगा, 0.11 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.11 मोलर। यू कैन से 0.11 मोलर, और यू कैन से 0.11 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब देखो, इसी क्वेश्चन को अगर लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग बनाया जाए तो वहां पे जनरली आपको जो कंसंट्रेशन पूछी जाती है वो ग्राम पर लीटर में पूछी जाती है। किसमें पूछी जाती है, ग्राम पर लीटर में। तो इसी को अगर आपको ग्राम पर लीटर में मान लो कैलकुलेट करना हो अकॉर्डिंग टू योर लैब एक्सपेरिमेंट, तो आप कैसे करेंगे। सो हमें पता है मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में, मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास कंपाउंड है उसका मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ भाई मैं आपको, मल्टीप्लाई बाई बाई मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो अगर इसी में आपको पूछना हो तो मल्टी NaOH के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों मल्टीप्लाई करने से उसमें कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है मोलर मास की जो यूनिट होती है ना, वो अपने पास होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये जो मोल था ये तो कट जाएगा और ग्राम पर लीटर में आंसर आ जाएगा। तो इसी को आपको अगर ग्राम पर मोल में, सॉरी ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, 0.11 मल्टीप्लाई बाई NaOH का मोलर मास। तो NaOH का 23 प्लस 17 दिस इज 40, so you have to multiply by 40. Okay, so it will come out to be 4.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो आपके निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, इनके पीछे की बहुत कहानियां सुनी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप रेडॉक्स का बोल सकते हो या फिर जो मर्जी। तो ये दोनों में इतनी अपने पास 3-4 स्लाइड है वो ऐड कर दूंगा, और आपको टाइट्रेशन वाला वो मॉड्यूल जरूर देखना है जो अपने पास है, मैंने आपको बताया। तो बाकी चीजें हम लोग जैसे जैसे आप सजेशन देते जाएंगे वैसे देखते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। और ये तो आप देखिए हैं, IT दिल्ली से मैं हूँ। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।